Hello and welcome to all. Today we will talk about Environment Protection Act 1986. ग्रीन वॉशिंग का कंसेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कल्टीवेटर्स ऑफ फंगाई या फंजाई इनको बोलते हैं, कौन सी स्पीसीज फंजाई को कल्टीवेट करती हैं, डेसिडुअस ट्री स्पीसीज कौन कौन सी हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए थे। यहाँ से यानी क्वेश्चन नंबर 5 से हम 2023 का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इन सभी कंसेप्ट्स को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो में एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इफेक्टिवली टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में, ये जानने में ये क्वेश्चन किस टॉपिक से फ्रेम किया गया है और उस टॉपिक को कितना पढ़ना है। देन कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपको कैपेबल बनाएगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल PYQ के बेसिस पे हर सब्जेक्ट एरिया से फ्रेम करती है। अगर आप पिछले 10 से 15 साल का डिटेल से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट एरिया से दो तीन क्वेश्चन आके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली टैकल कर सकते हैं PYQ की नॉलेज के बेसिस पे। अगर आप इतने क्वेश्चन टैकल करते हैं तो यानी आपका स्कोर हुआ 40 to 50 मार्क्स आउट ऑफ 200। इतनी आप लीड लेके चलेंगे बाकी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर एंड रिवाइज योर कंसेप्ट, आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो 1986 का एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसके अंतर्गत कौन कौन सी या इनमें से कौन सी अथॉरिटी जो है वो गठित की गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सभी अथॉरिटीज़ वाटर से रिलेटेड हैं। कन्फ्यूजिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए, तो एट दिस पॉइंट वीडियो को पॉज करें, चीज़ों को फिर से पढ़ें, समझें उनको, देन मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन पार्ट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, CGWA। ये जो अथॉरिटी है ये इस एक्ट के अंडर में एस्टेब्लिश की गई थी। बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं तीनों वाटर से रिलेटेड हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आती हैं। क्या हैं ये, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में सेटअप किया गया है। किस बात के लिए? कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप हुई है कुछ तो पर्पज़ होगा ना उसका, कुछ तो काम होगा। तो इसका जो मेन काम है इज़ टू रेगुलेट, किस चीज़ को रेगुलेट करना? डेवलप एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पूरे देश में। और साथ के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स इश्यू करना। किनको? जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं किसी एरिया से, अगर वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। इट हैज़ रेगुलेटरी पावर्स। देन देर इज़ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर 1 में बात हो चुकी है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन। नाउ वी विल डिस्कस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। जो वाटर अथॉरिटी थी ये एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। इसको 1970 में सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन बोलते थे।
रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, दोनों ही ग्राउंड वाटर से डील करती हैं, लेकिन एक टेक्निकल एस्पेक्ट से डील करती है, दूसरी रेगुलेटरी इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से डील करती है। फंक्शंस इसके क्या हैं कि साइंटिफिक असेसमेंट करना किसका, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का, ग्राउंड वाटर का लेवल और उसकी क्वालिटी कैसी है उसको मॉनिटर करना, साथ ही साथ स्टडीज रिसर्च कंडक्ट करना और डाटा भी कलेक्ट करना किस चीज़ से रिलेटेड, जो भी ग्राउंड वाटर की सिचुएशन है, उसका लेवल है, क्वालिटी है, क्या चैलेंजेस हैं, उसकी एक्चुअल सिचुएशन को बताने के लिए ये सब करना एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके पास कोई रेगुलेटरी पावर्स नहीं है। आफ्टर दैट वी गेट टू सी सेंट्रल वाटर कमीशन, AWC। ये भी एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में काम करती है। कब बनाई गई? 1945 में। इसके अंडर में है ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, कंप्लीट नाम ये है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में है। इसमें 3 मेन विंग्स हैं, किन किन चीज़ों से रिलेटेड, डिज़ाइन एंड रिसर्च से रिलेटेड, रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स। ये तीनों अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। सबका ओवरऑल पर्पज़ है वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस क्या हैं इसके? मेन फंक्शन है वाटर रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, फ्लड की फोरकास्टिंग करना, मैनेजमेंट करना, डैम सेफ्टी पे काम करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अगर ज़रूरत है तो उस एरिया में भी काम करना। इस बात के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए। देन देर इज़ नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, NWDA। ये भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में, सेम डिपार्टमेंट है इसका भी। 1982 में सेटअप की गई। क्यों? ताकि डिटेल्ड स्टडीज़, सर्वेज और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की जा सकें। किस चीज़ के बारे में? जो पेनिसुलर और हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने साथ में प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्स द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग किस चीज़ से रिलेटेड है? नीचे 4 प्रैक्टिसेस दी गई हैं, उनमें कौन सी इसका सर्वोत्तम वर्णन करती है? A. Conveying a false impression that a company's products are eco-friendly and environmentally sound. B. Non-inclusion of ecological or environmental costs in the annual financial statements of a country. C. Ignoring the disastrous ecological consequences while undertaking infrastructure development. D. Making mandatory provisions for environmental costs in a government project or program. Correct answer in this case is A. यानी कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करे, यानी एक मिथ्या क्रिएट करे, एक झूठी इमेज क्रिएट करे कि भाई उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज, उसकी प्रोग्राम पॉलिसीज़ इको फ्रेंडली हैं, एनवायरमेंटली साउंड हैं, यानी पारिस्थितिक अनुकूली हैं, पर्यावरणीय रूप के अनुसार हैं, उसके अनुसार उपयुक्त हैं, तो उसको बोलेंगे ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वर्ड जहाँ भी जुड़ा मिल जाए तो यूजुअली इट इज़ कनेक्टेड टू एनवायरमेंट। ग्रीन वॉशिंग क्या है? ये एक डिसेप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिसका मेन एम है पब्लिक को ये विश्वास दिलाना कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स, गोल्स, पॉलिसीज, सर्विसेज सभी इको फ्रेंडली हैं।
इस टाइप से इसको प्रैक्टिस किया जाता है, या फिर आप किन चीज़ों के ज़रिए ये जान सकते हैं कि भाई हाँ ग्रीन वॉशिंग कोई कंपनी कर रही है या नहीं कर रही। अगर उस कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं हैं, नो स्पेसिफिक प्लान्स किस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई वो अपने कार्बन एमिशंस को कैसे कम करेंगे, अगर उस कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके रिगार्डिंग कोई वेगनेस है, क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अप्लाइंग इंटेंशनली मिसलीडिंग लेबल्स, अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग लेबल्स जैसे ग्रीन, इको फ्रेंडली, कई कार्स पे आपने देखा होगा जो टैक्सी वगैरह रहती हैं इस टाइप से, तो उन पे लिखा होता है गो ग्रीन टाइप से, लेकिन वो एक्चुअल में उस काम को इको फ्रेंडली वो होती नहीं, सिर्फ एक इमेज क्रिएट करने के लिए कंपनियां गो ग्रीन टाइप से लिख देती हैं। देन एम्फेसाइजिंग सिंगल एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स वाइल इग्नोरिंग अदर, सिर्फ एक ही एनवायरमेंट एस्पेक्ट पे काम करना, बाकी को इग्नोर करना। क्लेमिंग टू अवॉइड इलीगल और नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दैट आर irrelevant to the product and communicating sustainability attributes of a product in isolation of brand activities। सस्टेनेबिलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्रोडक्ट से मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली चीज़ों से बना है, लेकिन उसको बनाने के लिए हाई कार्बन एमिशन हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी एट्रीब्यूट को उसको कम्युनिकेट करना, मतलब प्रमोट करना, लेकिन जो कंपनी है, ब्रांड है, वो किस प्रोसेस से उसको प्रोड्यूस कर रही है उस चीज़ को इग्नोर करना। थर्ड इज विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग जो लॉज हैं उनके कंटेक्स्ट में 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected areas or outside. Third क्या है? Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground to for its capture or killing। यानी किसी वाइल्ड एनिमल का ये अप्रीहेंशन हो जाए, यानी ये आशंका हो जाए कि भाई ये एनिमल ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा हो सकता है, तो वो पर्याप्त आधार है उस जीव को पकड़ने या फिर उसको मार दिए जाने के लिए। तो दिस पे देर आर 3 स्टेटमेंट। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग। ऑफिशियल आंसर की मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग। जो वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्टेड हैं उनको, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया में हैं या उससे बाहर हैं, हर जगह उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। फर्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ये मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग दिस इज इनकरेक्ट, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको ऐसा बोला था कि भाई वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, सो दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर मैनी। थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज सिर्फ एप्रीहेंशन होना यानी आशंका होना ही पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, उस चीज़ का रियल थ्रेट होना चाहिए उस वाइल्ड एनिमल का ह्यूमन लाइफ के लिए, देन इट इज सफिशिएंट ग्राउंड टू कैप्चर और किलिंग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं। वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, उनको इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए चाहे वो कहीं भी पाए जाएं। देन कैप्चरिंग और किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज अलाउड ओनली इफ दे बिकम्स रियल थ्रेट। एनवायरमेंट लेक्चर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डिटेल से डिस्कस कर रखा है। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। नेक्स्ट इज सर्टेन स्पीसीज of which one of the following organisms are well known as cultivators of fungi या fungi।
मतलब नीचे 4 स्पीसीज दे रखी हैं, इनमें इनकी कौन सी कुछ स्पीसीज फंजाई के कल्टीवेशन में मदद करती है, कवकों के कृषकों के रूप में। एंट, चींटी, कॉकरोच, क्रैब, केकड़ा, स्पाइडर, मकड़ी। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए। एंट जो हैं, चींटियाँ जो हैं, उनको ये माना जाता है दे आर दी कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। ऐसा क्यों, इस पे बात करते हैं। एंट जो हैं यू सोशल इंसेक्ट्स हैं। यू सोशल से मतलब ये है कि वो बेहद सोशल हैं। सोशल क्वालिटीज़ इंसान भी उनसे सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें आपको डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, कम्युनिकेट करते हैं वो एक दूसरे से, और उनमें ये एबिलिटी है कि वो अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कोऑपरेशन के ज़रिए सोल्व कर पाएँ। दे कल्टिवेट फंजाई एज देयर प्राइमरी फूड सोर्स। दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज, जिनमें कुछ फर्टाइल मेल्स होते हैं जिनको ड्रोन्स बोलते हैं, कुछ फर्टाइल फीमेल्स होती हैं जिनको क्वींस बोलते हैं। हाइबरनेट करते हैं चींटियाँ कोल्ड एरियाज में, अगर उनको सरवाइव करना है तो। देन देर आर 3 अदर स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स। कॉकरोच ये भी इंसेक्ट्स हैं जो सोशल स्ट्रक्चर, जिनका एलेबरेट सोशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉमन शेल्टर, सोशल डिपेंडेंस, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, किंग रिकग्निशन, ये सब क्वालिटीज़ कॉकरोच में पाई जाती हैं। बेहद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है जानकर। एक ये और एक ये मैंने फर्स्ट टाइम चीज़ें पढ़ी इनके बारे में कि चींटियों में ये क्वालिटी है। आप सोशली आपको कैसे रहना चाहिए, एक सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर सोशल मैनेज सोशल एनिमल जैसे बोला गया है, तो उस कंटेक्स्ट में किस तरह से हम चींटियों से सीख सकते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है कि उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, कितनी अच्छी चीज़ है। कम्युनिकेट करते हैं वो आपस में, कम्युनिकेशन की स्किल्स होती हैं। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कोऑपरेशन के ज़रिए एज ए टीम वर्क वो काम करके उनको सोल्व करते हैं। देन क्रैब और स्पाइडर के बारे में ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 में बात हो चुकी है। दे लुक लाइक दिस, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, you can visit and watch. Next is consider the following trees: jackfruit, mahua, teak. How many of the above are deciduous trees? Only one, only two, all three, none. Correct answer in this case is B, यानी only two is the correct answer. डेसिडुअस ट्रीज इनमें से कौन से हैं? 3 ट्री आपको दे रखे हैं। डेसिडुअस मतलब पर्णपाती वृक्ष। Second and third is the correct answer. These two are the correct answer. Jackfruit, the right option. डेसिडुअस ट्रीज या फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो लेक्चर 8 पे आप विजिट कीजिए, वहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। देन यू कैन लर्न अबाउट कोनीफेरस, नो सॉरी, डेसिडुअस। डेसिडुअस में भी 2-3 वैरायटी हैं, वो आपको वहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ हम बात करेंगे इन पर्टिकुलर ट्री स्पीसीज़ के बारे में। महुआ ट्री, टीक ट्री। महुआ ट्री जो है ये खासकर नॉर्थ सेंट्रल और साउथ इंडिया में पाया जाता है, श्रीलंका में भी, नेपाल म्यांमार में भी मिलता है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो एडिबल होते हैं और वो कई ट्राइबल्स के लिए खाने का सोर्स भी हैं। आयुर्वेदा संहिता जो लिटरेचर है उसमें भी इस पेड़ के बारे में, इसके फ्लावर्स की यूटिलिटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये एक सेक्रेड ट्री भी है कई टेम्पल्स के लिए साउथ इंडिया में। इसका यूज़ होता है बायोडीजल में, मेडिसिनल आइटम्स में और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्री हैं, इसके लीव्स हैं और जो इसके मतलब फ्रूट वगैरह हैं उन चीज़ों। सेकंड, टीक। ये हार्डवुड ट्री स्पीसीज है जो नेटिव है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। इसकी जो वुड है वो बेहद मजबूत होती है, इसलिए उसको बोट बिल्डिंग, एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। इसकी वुड में एक और क्वालिटी होती है, उसमें नेचुरल ऑयल्स रहते हैं जिसकी वजह से वो टर्माइट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट होती है, मतलब ईजी से आराम से उनमें दीमक वगैरह नहीं लगती। और ये बेहद
टॉल ट्री होते हैं अप टू 40 मीटर यानी 131 फीट। These look like this. Then there is jackfruit. जैकफ्रूट कहाँ पाया जाता है? खासकर ट्रॉपिकल लोलैंड्स ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन एरियाज़ में पाया जाता है। ऐसा ये दिखता है, इस टाइप का फ्रूट है, इजीली रिकग्नाइजेबल है। इसकी खास बात यह है कि ये जो फ्रूट है ये लार्जेस्ट ट्री फ्रूट है। ये अप टू 55 kg तक इसका वेट पहुंच जाता है एक फ्रूट। देन इट इज़ यूज्ड इन क्यूजाइंस, और इसको वेजिटेबल मीट भी बोलते हैं क्योंकि इसका माइल्ड टेस्ट होता है और मीट लाइक टेक्सचर होता है। इसमें हाई वाटर और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। इसको पार्शियल सॉल्यूशन भी माना गया है, किस बात के लिए? फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ रेलिवेंट और अच्छा सीखने को मिला ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप अपने सजेशन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो हमें चीज़ों को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू।